की शुरुआत में हम शीमो को देखते हैं। वो जंगल के अंदर बैठकर अपना प्रैक्टिस कर रहा था। वो कह रहा होता है कि जैसा मुझे मास्टर ने बताया था कि जब कोई बंदा बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पे होता है और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके आगे का हर एक लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता जाता है। हर एक बढ़ते हुए लेवल के साथ हमारी की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होते जाती है। हर एक आगे का स्टेप क्यूआई एनर्जी को कंडेंस करने के बराबर होता है। नॉर्मल तरीके से इसको करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और मेरे लिए जिसके अंदर पहले से ये प्रॉब्लम है पॉइजन वाली, उसके लिए तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के बराबर है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर वो स्पिरिट पिल मिल जाती ना तो उसके वजह से मेरे की कंडेंसेशन रेल्म पे जाने के चांसेस जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते और मैं अपना की एसेंस जो है उसको बना पाता और अपना ब्रेक थ्रू कर पाता। अगर अब मुझे यहाँ पर वो स्पिरिट पिल चाहिए तो किसी भी हालत में मुझे वो कॉम्पिटिशन जीतना ही होगा जो कि कुछ ही टाइम के अंदर आने वाला है। अगर उसको जीत जाऊं तो मुझे वो पिल मिल जाएगी जिसकी मैं काफी टाइम से तलाश में हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं जीत पाया तब भी मैं किसी न किसी तरह से वो स्पिरिट पिल हासिल करने की कोशिश करूंगा और अपना की कंडेंसेशन रेल्म को ब्रेक थ्रू करके दिखाऊंगा ताकि जिस मुसीबत से मैं गुजर रहा हूँ वो मुसीबत मेरी खत्म हो जाए। और ये करने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। उसके पास एक खास तरह की ब्लेड भी होती है जो कि फेंगक्वान ने ही उसको दिया था। जिसके बाद फेंगक्वान भी वहां पर आ जाता है और वो आने के बाद कहने लग जाता है शीमू से कि मास्कमैन तुमने तो कमाल कर दिया, तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हो, ऐसा करते रहोगे तो तुम जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर जाओगे और आने वाले कॉम्पिटिशन में भी तुम्हें हराने वाला कोई भी नहीं होगा। तो शीमू कहता है कि आपकी ये जो ब्लेड है ना, इस जो कि सन मून ब्लेड है, वो बहुत ज्यादा कमाल की है। इसने मुझे काफी हद तक हेल्प किया अच्छी तरह से अटैक करने में और आपने ये मुझे स्वॉर्ड ऐसे ही दे दिया है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फेंगक्वान का जो साथी था वो कहने लग जाता है शीमू से कि इस स्वॉर्ड को खरीदने के लिए ना कम से कम 500 सोने के सिक्के लगे हैं तब जाकर ये स्वॉर्ड मास्टर ने खरीदी थी जो कि तुम्हें एज अ गिफ्ट दिए हैं वो। तो फेंगक्वान अपने साथी से कहने लग जाते कह रहे यार क्या बकवास करते हो, तुम्हें कीमत बताने की क्या जरूरत थी। मास्कमैन ने हमें कितनी बार बचाने की कोशिश की और तुम यहाँ पर प्राइस बताकर मुझे एम्बेरस कर रहे हो। लेकिन शीमू जो था वो यहाँ पर अपने पास से कुछ पैसे निकालता है और ब्रदर फेंगक्वान को देखकर कहने लग जाता है कि ये लीजिए, आपने पहले भी मेरी काफी बार मदद की है और ये वाला जो आपने स्वॉर्ड दी है ना ये सस्ती नहीं है, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्योंकि मुझे आपकी आगे भी जरूरत लगेगी, इसलिए प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये थोड़े से ही पैसे जितने मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये देखकर ब्रदर फेंगक्वान जो था वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और शीमू का शुक्रिया भी करने लगता है। वो कहता है कि मास्कमैन तुम्हें अगर कुछ भी चीज की जरूरत होगी ना तो बिल्कुल हमें बताना, तुमने आज हमारी जान बचाई है, हमारे फॉक्स गैंग को खत्म होने से बचाया है, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो शीमू कहता है कि मुझे ना एक चीज के बारे में आप लोगों से पूछना है, क्या आपने कभी भी ऐसा डुअल कल्टीवेशन के बारे में सुना है? क्या कभी आपने कभी किया होगा उस टेक्निक को या किसी को ऐसा करते हुए देखा होगा? कुछ पता है इसके बारे में? मैंने किताब में पढ़ा कि अगर हम डुअल कल्टीवेशन करते हैं ना तो की कंडेंसेशन रेल्म को ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सुनकर वो दोनों की दोनों यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा जाते हैं कि भाई तुम जो कह रहे हो ना, हाँ ऐसा होती तो है टेक्निक, लेकिन अचानक से तुमने इसके बारे में हमसे क्यों पूछा? तो शिवू सारी बात बताता है कि मेरे पास एक टेक्निक का स्क्रोल था, उसी के अंदर ये लिखा हुआ था, मुझे ये सबसे शॉर्टकट मेथड लगा कि मैं इसकी मदद से अपना कंडेंसेशन रेल्म को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और मेरी की एनर्जी जो है वो भी प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगी। तो फेंगक्वान कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये टेक्निक है ना एक बहुत ही ज्यादा टॉप रैंकिंग में आती है टेक्निक के, क्योंकि इसको परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन परफॉर्म करने के बाद इसके जो रिजल्ट मिलते हैं ना वो बहुत ज्यादा कमाल के मिलते हैं। शिवू कहता है कि मैंने उस टेक्निक के स्क्रोल के अंदर सुना कि इस टेक्निक को करने के लिए एक लड़का और लड़की लगते हैं। तो क्या सच बात है कि बिना किसी लड़की के इस टेक्निक को नहीं प्रैक्टिस किया जा सकता? अगर मैं किसी भी तरह से लड़की को ढूंढ भी लूं तो मुझे उस लड़की के साथ क्या करना पड़ेगा, तब जाकर मैं इस डुअल कल्टीवेशन मेथड को सीख पाऊंगा? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो दोनों फिर यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और उनको खूब हंसी आ रही थी क्योंकि जब ये टेक्निक करनी होती है ना तो एक लड़का एक लड़की को वो सब करना पड़ता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद ही डुअल कल्टीवेशन मेथड जो है वो कंप्लीट हो सकता है। फेंगक्वान कहने लग जाता है शीमू से कि शीमू तुमने बचपन से अभी तक के ना सिर्फ मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग की है, कोई भी लुच्चागिरी में अपना टाइम पास नहीं किया, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि ये किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। तुम बिल्कुल प्योर और बहुत ही मासूम बच्चे हो, बिल्कुल जैसे कोई छोटा बच्चा होता है। कभी आगे फ्यूचर में चलकर तुम्हें कोई लड़की मिलेगी जिसे तुम पसंद करने लगो, वो भी तुम्हें पसंद करने लगे, तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे इस डुअल कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस किया जाता है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता अभी इसके बारे में। तो शिवू कहता है कि मुझे तो स्क्रोल के अंदर से ये पता चला कि जैसा लड़के की पावर है वैसे ही पावर लड़की के अंदर भी होनी चाहिए। तो जैसा मेरे पास अभी पावर है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग टाइप की लड़की को तो मैं कभी मिला ही नहीं जिसका शरीर भी मेरे जैसा पत्थर जैसा हो। तो वो लोग कहना चाहते हैं कि एकदम ऐसा भी नहीं चाहिए कि तुम जैसे हो उस तुम्हारी हूबहू लड़की चाहिए, थोड़ी सी मैच करने वाली रहेगी तो भी काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी फेंगक्वान कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारी जैसे ही लड़की मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन ऐसी लड़की से टकराओगे जो कि बिल्कुल तुम्हारे मैच की होगी, तुम्हारे ही जैसी स्ट्रॉन्ग होगी और
वो तुम्हें बताएगी कि कैसे परफॉर्म किया जाता है डुअल कल्टीवेशन। शिमू बेचारा बिल्कुल कुछ बात को समझ ही नहीं पाया था, लेकिन वो उनका शुक्रिया करता है कि आपने जितना मुझे बताया है ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरूर कुछ ऐसी लड़की को ढूंढूंगा जो मेरा साथ देगी, मेरे साथ वो डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म करेगी। इतना कहने के बाद शिमू तो वहां से जा चुका था। इसके बाद शिमू जंगल के अंदर आता है। यहाँ पर वो उसी चूहे को ढूंढने के लिए आया था जिसके बारे में उसने पिछले एपिसोड में भी एक स्क्रोल के अंदर पढ़ा था कि अगर रिफाइनिंग मेथड को सीखना होता है तो एक चूहा चाहिए जो कि जितने भी हर्ब्स वगैरह लगते हैं वो उन हर्ब्स को ढूंढता है और ढूंढने में हेल्प करता है। तो उसी चूहे को पकड़ने के लिए शिमू जंगल के अंदर आया हुआ था। शिमू कहता है कि काफी टाइम से मैं यहाँ पर जंगल के अंदर घूम रहा हूँ, रात भी हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे वो चूहा दिखा ही नहीं। लेकिन उसको जगह जगह पर सामान वगैरह नजर आते हैं जो कि चूहे के कतरने के निशान ही थे उसके ऊपर। तो शिमू समझ जाता है कि वो चूहा आसपास ही होगा, बस मुझे थोड़ा और ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तभी उसको एक जगह से थोड़ा सा धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा भी बना हुआ था। शिमू कहने लग जाता है कि बेस्ट चांस लगा है कि इसी गड्ढे के अंदर वो चूहा छुप कर बैठा होगा। लेकिन वो वहाँ बैठे बैठे कई घंटे गुजार देता है, लेकिन अभी तक कि उस गड्ढे के अंदर से कोई हलचल ही नहीं हुई थी। शायद यहाँ पर चूहा हो या ना हो इसकी भी कोई कंफर्मेशन उसके पास नहीं थी। पर तब उसका इंतजार का जो फल होता है उसको मिलता है। उसको सामने नजर आता है वही चूहा जो अपना रात में खाना खाने के लिए निकला हुआ था। बड़ा ही क्यूट सा बहुत ही प्यारा चूहा होता है। शिमू कहता है कि फंस गया शिकार जाल में। उसने जमीन पे एक गड्ढा बनाकर रखा था, सीधा का सीधा चूहा आता है और उस गड्ढे के अंदर जाकर ही गिर जाता है, जहाँ गिरते साथ ही वो एक ट्रैप के अंदर कैद हो चुका था। लेकिन चूहा बड़ा चालू होता है, वो वहां से निकलकर दोबारा भागने लग जाता है और अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लग गया था। तो शिमू भी उसके पीछे जाता है और कहने लग जाता है कि बचकाने तो बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कई घंटों से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आज तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो चूहे के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन फिर भी उसका एक भी अटैक का चूहे के ऊपर असर ही नहीं हो रहा था। चूहा बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है और वो किसी भी चुंगल में आने को तैयार ही नहीं था। कम से कम 15-20 जाल बिछा कर रखे थे शिमू ने अलग अलग जगह पर। वो हर एक जाल से बच गया होता है, मानो कि वो चूहे को पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। शिमू भी परेशान कि यार ये पकड़ में आता क्यों नहीं है, ये इतना फास्ट भागता है ना कि इसके सामने बिजली की जो स्पीड है वो भी कम पड़ जाए। लेकिन फाइनली वो जो चूहा था एक जगह पर जाकर फंस जाता है, जहाँ पर शिमू ने कुछ ग्लू लगा कर रखा हुआ था। जैसे भागा चूहा वो ग्लू के ऊपर ही चिपक गया। शिमू कहता है कि चलो बहुत मेहनत लगी, लेकिन फाइनली मैंने तुझे पकड़ तो लिया। तू फास्ट भाग सकता होगा, लेकिन तेरे पास दिमाग उतना ज्यादा नहीं है जितना कि मेरे पास है। लेकिन तभी शिमू का जो उसके पास एक पिल है जो कोई भी खतरे का संकेत होने वाला होता है तो वो आकर चमकने लग जाती है। तो वही चमक रही थी। शिमू समझ चुका था कि आसपास कुछ तो कुछ खतरा है, इसलिए वो तुरंत ही सावधान हो जाता है। लेकिन वो कुछ सोच समझ पाया था कि इससे पहले वहां पर कुछ अटैक आकर उसको लगने लग जाते हैं। शिमू परेशान कि है कौन यहाँ पर, कौन अटैक करने की कोशिश कर रहा है मुझ पे। तब आता है वहां पर वही मास्क मैन जिसने शिमू का इतना बुरा हाल किया था, उसके दोस्त के पूरे परिवार को खत्म किया, उसकी भी जान लेने की कोशिश की थी। जिस मास्क मैन को वो जमाने से ढूंढ रहा था वो मास्क मैन खुद ही उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। वो भी यहाँ पर आया था उसी चूहे को पकड़ने के लिए। तो वो सीधा उस चूहे को पकड़ता है और उसकी पावर को निचोड़ जाता है कि चलो मेरा काम तो हो गया, अच्छा है कि तुमने इसको पकड़कर मेरे हवाले कर दिया। इसके बाद वो मास्क मैन वहां से जाने लग गया था। शायद उसने पहचाना ही नहीं कि जो सामने खड़ा है वो वही शिमू है जिसको इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया था उसने बचपन में। लेकिन शिमू यहाँ पर सब कुछ पहचान चुका था। वो कहता है कि फाइनली तुझे मुझे दिखाई ही दे गया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज काट कर रख दूंगा तुझे। जितने भी बदले थे ना उसका 100 गुना भरपाई तुझे आज करनी है। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं था। वो सीधा जाता है अपनी उसी सन मून ब्लेड को लेकर और उस मास्क मैन के ऊपर अटैक करने लग गया था। वो अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले वो मास्क मैन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो मास्क मैन उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करता जाता और उसके बाद तो वो शिमू को उठाकर दूर फेंक देता है। शिमू मतलब कि उसके सामने कुछ भी स्ट्रॉन्ग नजर आ ही नहीं रहा था, मानो कि वो एक छोटा बच्चा हो जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के सामने फाइट कर रहा हो। इतना बुरा हाल कर देता है वो शिमू का। और इसके बाद वो दोबारा से वहां से जाने लग गया था, इग्नोर मारते हुए शिमू को कि भाड़ में जा तू। तो ये देखकर शिमू के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो वापस से यहाँ पर आता है और अपनी शैडो टेक्निक का यूज करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल स्लैश अटैक देकर मार देता है उसी मास्क मैन के ऊपर। उसको लगा कि यहाँ पर उसने मास्क मैन की जान ले ली, लेकिन मास्क मैन को अभी भी कुछ नहीं हुआ था। वो वापस से अपना ब्लेड बाहर निकालता है और उसकी मदद से शिमू के ऊपर अटैक करने लग गया था। तब से वो बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब बर्दाश्त करने वाला नहीं था। वो दोबारा से यहाँ पर शिमू के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करना शुरू कर देता है। अब तो यहाँ पर शिमू का उसके सामने टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हार मानने वाला नहीं था। उसको किसी भी हालत में बदला चाहिए। तो ये देखने के बाद वो जो मास्क मैन होता है वो अपने आइस डोमेन की पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से हर तरफ बिल्कुल आइस फैलने लग गई थी और उसी के अंदर शिमू जाकर जमना शुरू हो जाता है। शिमू कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, लेकिन वो बचा ही नहीं पा रहा था। इसके बाद वो मास्क मैन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो यहाँ पर शिमू को जान से मारकर उसका सर धड़ से अलग कर दे। शिमू अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता है इस आइस अटैक से, लेकिन वो बाहर निकाल ही नहीं पा रहा था। वो घबरा भी जाता है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में बहुत था कि मैं किसी भी हालत में आज अपने आप को बचा कर रहूंगा और इसकी जान लेकर रहूंगा। ये दोबारा से मुझे नहीं हरा सकता जब इसने बचपन में हराया था तो। लेकिन वो बंदा मास्क मैन वो शिमू के एकदम करीब आ जाता है और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने वाला था कि तभी कोई दूसरा अटैक वहां पर आता है जिसने उस मास्क मैन के ऊपर अटैक करते हुए उसके आइस
डोमेन की पावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये अटैक इतना ब्रूटल था कि मास्कमैन का अटैक भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। मतलब साफ था कि जिसने भी ये अटैक किया है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। मास्कमैन भी एक पल को देखकर हैरान रह चुका था कि यहाँ पर आ कौन रहा है जिसने इतना ब्रूटल अटैक देकर मारा मुझ पर। जो भी ये हिम्मत है तो सामने आकर फाइट करके दिखाना। तब हम देख पाते हैं कि वहां पर आई है एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है और उसका नाम होता है जिमिन। वो यहाँ पर आकर कहने लग जाती है मास्कमैन से कि मास्कमैन तुम तो इतने ज्यादा फेमस हो ना, लोग तुमसे डरते हैं, तुम खाली जिसके ऊपर नजर डाल लो तुम उसको जिंदा ही नहीं छोड़ते, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई और नहीं दिखा फाइट करने के लिए जो कि एक कमजोर लड़के के साथ तुम फाइट करने के लिए पहुंच गए। हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ ना, मैं तुम्हारे मुकाबले की हूँ। बहुत टाइम से तुम्हारी तलाश में थी, आज फाइनली तुम मिल गए हैं, आज तो तुमसे अपना भड़ास निकाल के रहूंगी। लगता है कि जिमिन का भी कोई पुराना रिश्ता चल रहा है इस मास्कमैन के साथ, उसने भी उसके साथ कुछ किया होगा। मास्कमैन यहाँ पर जिमिन से कहना चाहते कि देखो मैं सच बता रहा हूँ, यूनिट की जो जान गई है ना इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि किसी झूठ इल्जाम में मुझे फंसाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो ये सुनकर जिमिन कहती है कि मुझे बेवकूफ समझ के रखा है तुमने, जिस तरह से तुमने जूनियर को मारा है ना उसी तरह से मैं तेरी भी जान ले लूंगी, क्योंकि तू सिर्फ एक धरती पे बोझ है जिसका जिंदा रहना इस धरती के लिए नुकसान देने वाला है। जिमिन तुरंत ही यहाँ पर मास्कमैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और यहाँ पर जिमिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मास्कमैन भी उसके अटैक को ढंग से रोक नहीं पाता। लेकिन मास्कमैन बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, वो अपने आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और फॉर्मेशन के अंदर से अटैक बनाते हुए जिमिन की जान लेने की कोशिश कर रहा था। जिमिन के पास भी फॉर्मेशन था लेकिन वो यहाँ पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इस वजह से जिमिन सीधा चली जाती है मास्कमैन के साथ फाइट करने में ताकि उसको मारने के बाद उसका फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय कर सके। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। यहाँ पर शिमू ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि भाई साहब ये दो पावरफुल लोग कहाँ से उठकर आ गए, जरा इनकी फाइट तो देखो कितनी कमाल की है, क्या पता इनका लेवल क्या होगा। वैसे अगर ये लड़की सही टाइम पे नहीं आती ना तो मैं यहाँ पर मर गया होता। मास्कमैन जो था वो जिमिन से कहने लग जाता है कि देखो मैं अभी भी तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ पर से मुझे जाने दो वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुम सोचोगे भी नहीं। पर जिमिन जाने वाली नहीं थी, उसको जो जूनर है उसकी कोई दोस्त लगती होगी, बहन होगी या कोई तो होगी, उसकी मौत का बदला लेना था इस मास्कमैन से। इस वजह से वो ऐसे हार नहीं मानने वाली थी, वो एक से बढ़कर एक अटैक करती है उसी मास्कमैन के ऊपर। जिमिन कहती है कि मास्कमैन तुझे तो पहले ही मर जाना चाहिए था, तो अभी तक ये जिंदा है, तुझे शुक्र मनाना चाहिए कि तुझे थोड़ी और जिंदगी मिल गई, लेकिन अगर मेरे पास पहले ही चांस होता ना तो उसी टाइम तेरी जान ले ली होती। मास्कमैन अपनी बेइज्जती से बहुत ज्यादा भड़क चुका था, तो वो यहाँ पर तुरंत ही अपने आइस पावर का यूज करते हुए नोकीले आइस के पत्थर क्रिएट करना शुरू कर देता है और उनकी मदद से वो जिमिन के ऊपर अटैक कर रहा था। एक नोकीला पत्थर किसी को लग जाए तो वो उसके शेर के पर खच्चे उड़ा सकता है, लेकिन फिर भी जिमिन उसके सारे अटैक से बच रही थी और यहाँ पर मास्कमैन के ऊपर अटैक करते जाती। मास्कमैन अभी बिल्कुल भी नहीं तैयार था जिमिन के साथ फाइट करने के लिए, वो अचानक से यहाँ पर आ गई, इस वजह से वो कमजोर लग रहा था। जिमिन उसके हर अटैक का अच्छे से जवाब देती और उसके अटैक का कोई भी जवाब नहीं होता उस मास्कमैन के पास, वो खाली अपने आप को डिफेंस करने में लगा हुआ था ताकि किसी भी तरह से वो अपने आप को बचा सके। ये वाला बैटल देखने लायक होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटैक कर रहे थे जिसका कोई हिसाब ही नहीं था और हर अटैक में वो जिमिन जो थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती, मानो आज वो खात्मा कर ही देगी इस मास्कमैन का, वो उसको छोड़ने वाली नहीं है। मास्कमैन कहता है कि देखो मेरे पेशेंस को ना टेस्ट मत करो, जब तुम इसको टेस्ट करोगी तो तुम्हें सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद को भी खत्म कर सकता हूँ और तुम्हारी भी जान ले सकता हूँ। जब मेरा गुस्सा मेरे दिमाग पे चढ़ता है तो जिमिन कहती है कि बकवास बातें बनकर, मुझे पता है तुझे किस तरह से हराना है और आज मैं यहाँ पर तेरे सामने वो करके रहूंगी। जिमिन के पास एक हेवनली स्वॉर्ड थी, वो उसकी पावर का यूज करते हुए बहुत ही ब्रूटल स्लैश अटैक क्रिएट करती है और उसकी मदद से वो उस मास्कमैन के ऊपर अटैक कर रही थी। शिमू तो बस खड़ा खड़ा वहां पर उनकी बातें सुन रहा था और उनकी बातों से यहाँ पर उसको ये पता चलता है कि ये जो जिमिन है ना वो किसी हेवनली इंसेक्ट से आती है, वहीं की कोई लड़की होगी है, पर मामूली लड़की तो बिल्कुल भी नहीं थी, वहाँ की कोई प्रिंसेस हो सकती है, कोई पावरफुल कल्टिवेटर होगी। शिमू तो बस यहाँ पर उस लड़की से इंप्रेस हो चुका था, क्या पता कहीं ये जिमिन ही हमारी इस सीरीज की हीरोइन ना बन जाए, अगर बन गई तो वो शिमू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। इसी फाइट के दौरान वो जो छोटू चूहा होता है वो तुरंत ही मास्कमैन के अंदर से निकलकर बाहर फेंकाने लग जाता है, तो ये देखकर मास्कमैन बिल्कुल ही भड़क चुका था, वो अपना सारा गुस्सा उतारने चला जाता है शिमू के ऊपर कि वो जब उस जिमिन को नहीं मार पा रहा तो चलो कम से कम शिमू को ही मारकर अपना गुस्सा उतार दे। वो शिमू के पास आता है और उसको मार मार कर उसकी हालत खराब करने की कोशिश कर रहा था, तो वो लड़की उसको आकर बचा लेती है। चूहा जो था वो बिल्कुल बेहोश हो चुका था, वो अधमरा हो गया था जब उसकी पावर को छीना उस मास्कमैन ने, तो जिमिन जो थी वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस चूहे को ठीक कर देती है। चूहा बिल्कुल फ्रेश और एकदम अच्छा महसूस कर रहा था। जिमिन को भी बहुत अच्छा लगता है इतने क्यूट से चूहे को देखकर और चूहा भी जिमिन के साथ बहुत ज्यादा खुश था। शिमू तो बस यहाँ पर जिमिन को ही देखे जा रहा होता, वो उससे इम्प्रेस हो चुका था, मानो कि उसके अंदर जिमिन के लिए फीलिंग्स आ रही हो। वो बिल्कुल दीवाना हो गया था कि क्या कमाल की लड़की है यार, कितनी ज्यादा कमाल की, कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। तो जिमिन उसे कहती कि क्या घूर रहे हो, जब से कभी किसी लड़की को देखा नहीं क्या? तो शिमू कहता है कि माफ करना, मैं घूर नहीं रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस आपके स्किल्स की सराहना करता हूँ, आपने जो अटैक वगैरह किए ना उसको देखकर मैं इम्प्रेस हो गया। इनकी
बातों के दौरान ही वो जो मास्क मैन होता है वो तुरंत वहां से कल्टी मार चुका था। तो जिमिन कहती है कि भागो भागो, जहां भागना है वहां भाग सकते हो, लेकिन मैंने अपने ना मैजिकल सेंट की मदद से तुम्हारे ऊपर अटैक किया। जहां पर भी जाओगे ना उसकी खुशबू सुनते हुए मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ, बचकर कहीं नहीं जा पाओगे मुझसे। जिमिन जो थी वो शिमू से कहने लग जाती कि क्या तुम्हें ये चूहा चाहिए, इसके लिए तुम मुझे देख रहे थे, क्योंकि टेक्निकली ये तुम्हारा ही है ना, क्योंकि तुमने सबसे पहले इसको अपनी मेहनत से पकड़ा था, पर मैंने तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई है उस मास्क मैन से, तो उसके बदले ये चूहा नहीं दे सकते हो क्या? तो शिमू कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं, मैं नहीं मांग रहा हूँ आपसे वो चूहा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं ये चूहा क्या आपको कुछ और भी चाहिए तो मैं वो भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप अगर नहीं आई होती तो मैं यहीं पर मर गया होता। मैं तो बस आपसे इसलिए इंप्रेस हुआ कि आप इतना अच्छे से उस मास्क मैन के साथ फाइट करी थी। मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ ताकि खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकूं और उस मास्क मैन से अपने हाथों से बदला ले सकूं, लेकिन आज जब मेरा उसके साथ सामना हुआ तो मैं उसका अटैक झेल ही नहीं पाया, क्योंकि मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं हूँ। आपकी जो स्किल्स वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। बहुत अच्छा हो जाता कि आप मुझे थोड़ा बहुत कुछ सिखा देती, तो क्योंकि आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की ना जिंदगी में मैंने कभी भी नहीं देखा हूँ। आपकी पावर, आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आपके साथ ही डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। बस फिर क्या था, वो जो जिमिन थी ये सुनकर इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से सवाल करने की मुझसे, तुम्हें पता भी है कि डुअल कल्टीवेशन क्या होता है, तुम सीधा सीधा मुझे ऑफर दे रहे हो कि मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म करोगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे पास अभी पावर ही कितनी है, मेरे को देखो मैं तुमसे कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। कोई मैच लगता है कि हम दोनों का, जो हम दोनों यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म करेंगे? नहीं हो सकता ये कभी भी। मतलब भी पता है कि डुअल कल्टीवेशन क्या होता है? तो ये सुनकर शिमू समझ चुका था कि नहीं भाई साहब कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये जिमिन इतना ज्यादा गुस्सा हो गई ना डुअल कल्टीवेशन का नाम सुनते हुए, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मुझे जिमिन के साथ शादी करनी होगी? नहीं यार, अगर ऐसा तो मैंने गलत बात बोल दी जिमिन को। जिमिन जो थी वो यहाँ पर कहने लग जाती है शिमू से कि देखो तुम अगर स्ट्रॉन्ग भी होते ना तो भी मैं यहाँ पर ये नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने बचपन से ही एक कसम खा ली थी कि मैं कभी भी किसी से भी शादी नहीं करूंगी, ना ही उल्टी बुल्टी कोई हरकत करूंगी। तो मेरे सामने कितना भी पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, मैं उसके साथ डुअल कल्टीवेशन तो परफॉर्म करने के बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि मुझे हेवन में जाना है, उसी के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो शिमू कहता है कि हेवन में जाना है, ये क्या होता है, वो कैसे करते हैं हम? तो जिमिन कहती है कि तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, जब तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, अपनी पावर को बढ़ाते जाओगे ना, तो तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में कुछ पता नहीं है और सीधा सीधा आगे मुझसे कहने के लिए कि चलो डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म करते हैं। यार कितने बेवकूफ आदमी हो तुम। इतना कहने के बाद जिमिन तो वहां से जाने लगी थी, लेकिन शिमू कहते हैं कि देखिए मिस रुक जाइए, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, इसलिए मैंने ऐसे ही आपसे कह दिया। जिमिन जो थी वो यहाँ पर कुछ पैसों से भरा हुआ बैग दे दी थी शिमू को कि ये लो, तुमने ये चूहा मुझे दिया है ना, इसके बदले मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, अब हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया। शिमू कहता है कि मिस जिमिन देखिए, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, अपने आप को पावरफुल बनाऊंगा, और मैं आपके हेवनली यिन सेक्ट के अंदर भी आऊंगा आपको ढूंढते हुए। तब क्या आप मुझसे इंप्रेस होंगी? तब क्या आप मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन परफॉर्म करना चाहेंगी? तो ये सुनकर जिमिन कहती है कि पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, प्रूव करके दिखाओ कि तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, तब जाकर सोचा जाएगा। तो शिमू कहता है कि अब बस फाइनल हो गया, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और आपको ढूंढता हुआ मैं वापस जरूर आऊंगा, ताकि आपको दिखा सकूं कि मैं भी कमजोर नहीं हूँ। इसके बाद शिमू अपना कमरे के अंदर आता है और जितने भी उसने इस सफर के अंदर हर्ब्स वगैरह कलेक्ट किए थे, जो भी उसको कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें मिली थी, उन सभी को देख रहा होता है कि क्या इनकी मदद से मैं अपना रिफाइनिंग मेथड कंप्लीट करते हुए अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ क्या? तो शिमू को लगता है कि हाँ इतनी चीजें तो कमाल की है, हो सकता है कि मैं इसे अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर जाऊं, या फिर ज्यादा अगर मेरे पर किस्मत मेहरबान रही तो अपना रैल्म भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अभी तो नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद मैं वापस से अपना कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश जरूर करूंगा। तभी वहां पर उसकी सौतेली बहन यूहान आ जाती है, तो उसको देखकर शिमू कहना चाहता है कि अरे तुम यहाँ पर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे लगा था कि तुम आओगी, वैसे आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? तो यूहान कहना चाहती कि देखो हम ना एक शादी को ऑर्गेनाइज किए हैं, तो माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर आकर इन्विटेशन दे दूं कि तुम भी आ जाओ वहाँ पर, 2 दिन बाद ये शादी है, हम सब अच्छे से वहाँ पर एंजॉय करेंगे, तो उसी का इन्विटेशन देने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, जरूर आना। तो शिमू कहते कि क्या ये सच में उस वो फैमिली की शादी है जो कि जूनियर के साथ होने वाली है? सच कह रहा हूँ क्या मैं? तो यूहान कहना चाहती कि अरे तुमको कैसे पता चला यार, तुम आसपास की चीजों की अच्छे से नजर रखते हो क्या? तो शिमू कहना चाहता है कि अरे तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है, मुझे ना हर चीज की नॉलेज होती है, मुझे तो ये भी पता है कि जूनियर के फादर कौन है, किससे उसकी शादी हो रही है, कहाँ से वो लोग आए हैं, कहाँ वो रहते थे, कैसे वो दिखते थे, मुझे सब चीज की जानकारी है। यूहान तो इम्प्रेस हो चुकी थी और हैरान भी रह जाती कि यार तुमको ये सब कैसे पता चला, क्या करते हो तुम जो तुमको इतनी सारी जानकारी है?
तो शिमू कहता है कि मैं ना जुनर को अच्छे से जानता हूँ, मुझे वो हुआ के बारे में भी पता है क्योंकि उनकी दोनों की जो शादी है ना पहले से फिक्स करा दी गई थी उसके फादर के द्वारा, जिस शादी को ही अभी जाकर किया जा रहा है। शादी तो बहुत पहले फिक्स हो गई थी लेकिन अब जाकर उसकी कंफर्मेशन हुई है और डेट भी निकल कर आ गई। मैं ही वो इंसान था जिसने जुनर को मुसीबतों से बचाकर उसको वो फैमिली तक के छोड़ कर आया था। तो यूहान कहने लगा कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हीरोगिरी करने की कोशिश कर रहे थे, तुम लड़कियों को इम्प्रेस करना चाह रहे होगे ना, अच्छी बात है, तुम यहाँ पर जुनर से पहले ही मिल चुके तब तो बहुत अच्छा है। ठीक है फिर मैं तुम्हारे नाम से भी ना एक गिफ्ट पैक करवा देती हूँ जो कि तुम दे पाओगे जुनर को उसकी शादी के अंदर। शिमू को नहीं पता कि ये शादी नहीं बस एक छलावा है जिसमें जुनर की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। इस बात से अनजान वो भी यहाँ पर इस शादी के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो जुनर की जिंदगी में कुछ तो खुशी आएंगी। फादर को खोने के बाद वो बिल्कुल उदास हो चुकी थी, तो इसलिए शिमू जो होता है वो एक लिस्ट देता है कि ये गिफ्ट रखना जुनर के लिए जो कि मैं अपनी तरफ से उसको देना चाहूंगा। तो यूहान कहती कि ठीक है मैं सारी चीजों का बंदोबस्त कर दूंगी और तुम्हारे लिए वो गिफ्ट पैक कर दूंगी, जल्दी आ जाना, मैंने तुम्हें डेट बता दी है शादी की। जिसके बाद यूहान जो थी वो बाजार के अंदर आ जाती है और जो शिमू ने उसको लेने के लिए कहा था वो सारे के सारे गिफ्ट ढूंढ रही होती है कि कहाँ पर उसको अच्छे गिफ्ट मिल सकते हैं। उसको ऐसा कोई जल्दी दुकान तो नहीं मिलती लेकिन फिर भी जब उसको एक दुकान मिलती है तो वो उस दुकान के पास आ जाती है जहाँ पर एक लड़की पहले से मौजूद होती है और वो यहाँ पर यूहान को ग्रीट करे थी। यूहान कहती कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वो लड़की कहती है कि मैं वो फैमिली की एक मेड हूँ, वो फैमिली के अंदर काम करती हूँ, जो भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां होती है उसको पूरा करती हूँ। तो यूहान कहती है कि अरे अच्छी बात है ये तो, वैसे तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे घर में शादी वगैरह है ना तो तुम्हें उसमें बिजी होना चाहिए, कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी क्या, माफ करना अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया हो तो वो लड़की कहने लग जाती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खुद यहाँ पर आपको ढूंढते हुए आई थी क्योंकि मुझे ना हार वगैरह खरीदने हैं दुल्हन के लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे खरीदूं। मुझे लगा कि आप साथ में होंगे तो हम दोनों अच्छा वाला हार पसंद करके खरीद लेंगे। यूहान ये देखकर हैरान रह जाती कि ब्रदर वो हुआ की शादी हो रही है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि जिसकी फैमिली में शादी होती है वहां पर एंसेस्टर वगैरह कुछ गिफ्ट छोड़कर आते हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन पास होता है। तो ऐसा कोई हार ऐसा कोई गिफ्ट नहीं था क्या जुनर के लिए ब्रदर वो हुआ के पास जो उसको नहीं देना चाह रहे? ऐसा होता तो बाहर से गिफ्ट लेने की क्या ही जरूरत पड़ती जो हार वगैरह तुम लेना चाहती हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर यूहान को डाउट तो लगता है कि बड़ी अजीब बात है ये, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उस पर उतना ध्यान नहीं देती कि चलो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जब यहाँ पर यूहान को डाउट होने लगता है तो वो जो लड़की होती है वो उसको अपना कोने में लेकर आती है और कहने लग जाती है कि देखो मैं तुम्हें ना एक बात बताना चाहती हूँ, तुम प्लीज किसी को मत बताना वरना मेरी जान खतरे में आ जाएगी। मैंने ना जुनर को देखा, उसके चेहरे पे भी बहुत ज्यादा दाग धब्बे थे, हो सकता है कि उनको मारा गया होगा या कुछ और उनके साथ किया गया होगा, तो इस वजह से ना उनकी शादी अब वो हुआ के साथ नहीं कराई जा रही है। दूल्हे को ना बदलने की तैयारी में लगे हुए, लेकिन इसके बारे में जुनर को कुछ भी नहीं पता। उसको तो लग रहा है कि उसकी शादी यंग मास्टर वो हुआ के साथ ही हो रही है, लेकिन मंडप के टाइम पे ना दूल्हे को बदल दिया जाएगा। मैं ये बात सिर्फ आपको बता रही हूँ, प्लीज किसी को मत बताना वरना मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी। इस शादी के अंदर भी ना जो वो हुआ के फादर हैं उन्होंने सिर्फ ऐसे लोगों को बुलाया है जिसके ऊपर वो भरोसा करते हैं कि वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ज्यादा लोगों को उन्होंने इनवाइट भी नहीं किया क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। हो सकता है कि मास्टर ने कुछ कमी देखी होगी जुनर के अंदर कि वो ठीक नहीं है मास्टर वो हुआ के लिए, इस वजह से वो हुआ के फादर उसकी शादी जुनर के साथ नहीं करा रहे। अब मैं तो नहीं जानती कि जुनर के अंदर कुछ गड़बड़ी थी या फिर बात कुछ और ही है, बस मुझे जितना पता चला है उतना मैं आपको बता रही हूँ। यूहान ये देखकर बिल्कुल टेंशन में आ जाती है कि यार ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग। यूहान को याद आता है कि अरे हाँ जो इनविटेशन माँ को मिला था ना उसके ऊपर सिर्फ उसका और शिमू का ही नाम लिखा हुआ था क्योंकि सिर्फ वही दोनों जा सकते हैं उस शादी के अंदर। यूहान सोचने लग जाती है कि यहाँ पर शिमू जो है वो जुनर को अच्छे से जानता है, दोनों अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं। उसको ये डाउट लग रहा था कि कहीं ऐसा ना कर दिया जाए कि बेचारे शिमू को फंसा दिया जाए जुनर के साथ जबरदस्ती शादी करने में, इसलिए उसको इन्विटेशन भेजा गया कि वो शादी को अटेंड करने के लिए आए। जो भी समझ में आया था यूहान को वो एकदम घबरा जाती है इस चीज को सोचकर, तो वो तुरंत ही वहां से भाग चुकी थी बताने के लिए कि यहाँ पर उसको क्या समझ में आया। वो कहने लग जाती है कि मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा शिमू के पास, उसको सारी की सारी बात बतानी होगी कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है, वरना वो तो सोच रहे होंगे कि अभी भी वो हुआ के साथ ही जुनर की शादी होगी। वो मेड जो थी कहने लग जाती कि अरे यूहान तुम कहाँ जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन यूहान सुनने वाली नहीं थी, वो बिल्कुल वहां से भागने लग जाती है ताकि किसी भी हालत में शिमू को सारी बात बता सके। लेकिन अब असल में शादी में होगा क्या वो सारी चीजें तो अभी हमें नहीं दिखाई जाती, वो हमें पता चलने वाला है आगे के एपिसोड्स के अंदर जिस दिन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।